नमस्कार, मैं रवीश कुमार। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। यह शेर राहत इंदौरी का है। कोरोना ने हमसे एक जिंदा दिल और बहादुर शायर छीन लिया। उर्दू के प्रोफेसर रहे, मुशायरे पर ही पीएचडी की और उसकी बारीकियों को ऐसे समझा कि जिस भी महफिल में गए, राहत इंदौरी ने बादशाहत के झंडे गाड़े। हाथ खाली हैं तेरे शहर से जाते जाते, जान होती तो मेरी जान लुटाते जाते। अब तो हर हाथ का पत्थर हमें पहचानता है, उम्र गुजरी है तेरे शहर में आते जाते। इंदौर के राहत इंदौरी हमारे बीच नहीं हैं। अपनी शायरी से इस शहर को एक पहचान दी और उनकी शोहरत के हर मुकाम में कभी इंदौर अलग ना हो सका। आज वे उस इंदौर अपने लाखों चाहने वाले पाठकों को, श्रोताओं को अलविदा कह गए। एक शायर की जिंदगी का हिसाब आप टीवी के कार्यक्रम में चलते फिरते नहीं कर सकते, मगर मिजाज से वे जिद्दी थे। ऐसा लगता था कि दुनिया से अपनी शायरी में भिड़े रहते हैं। मजा चखा के ही माना हूं मैं भी दुनिया को, समझ रही थी कि ऐसे ही छोड़ दूंगा दुनिया को। उनके ही शेर हैं सारे। राहत साहब का एक मशहूर शेर है जो हर महफिल की सांस है। उनकी रगों में एक हिंदुस्तान दौड़ता था जिसे वो किसी को हाथ तक नहीं लगाने देना चाहते थे। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़कर जाने को कहा जाता है। जान थोड़ी है अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है अगर खिलाफ है होने दो। ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पर जान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आवाज़ तो बुलंद थी मगर अंदाज में आग थी। उनकी शायरी में जो हिंदुस्तान आता है वो दावेदारी का हिंदुस्तान है। जब आप नागरिकता कानून से पहचान के दूसरी तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं तब उस दावेदारी का हिंदुस्तान है। उनकी शायरी में पहचान का एक परचम है जिसका नाम हिंदुस्तान है, और वो इससे दावे के साथ कहा करते थे, ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, ऐ वतन एक रोज तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। ये राहत इंदौरी साहब के शेर हैं। कहता हूं कि नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। नए ऐवान की तामीर जरूरी है, मगर पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। पहले हम लोगों को मलबे से निकाला जाए। वाह। और सुने साहब, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। क्या बात है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है। शुक्रिया। आगे की दो लाइनें सुन लीजिए। अपनी पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियां छोड़ के जाने को कहा जाता है, पत्तियां रोज गिरा जाती है जहरीली हवा,
और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है। वाह। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए, सारा दिन जेल की दीवार उठाते रहिए। ऐसी आजादी कि हर शख्स रिहाई मांगे। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। रुक रुक के लोग देख रहे हैं मेरी तरफ, तुमने जरा सी बात को अखबार कर दिया। राहत साहब मीडिया की बुज़दिली के भी बड़े आलोचक थे। अफसोस कि अब वे नहीं हैं। इंदौर भी राहत साहब के बिना इंदौर सा नहीं होगा। नौजवानों के बीच उनकी लोकप्रियता ऐसी थी कि सिर्फ चेहरे पर भाव आता था और तालियां बज उठती थीं। कहने से पहले ही दाद लूट ले जाने वाले शायर थे। एक ऐसे दौर में जब मजहब के नाम पर पहचान की राजनीति लंबी चल रही है, दिन रात टीवी के पर्दे पर हिंदू मुस्लिम के नाम पर डिबेट चला, लोग मायूस हुए। राहत साहब का एक शेर उनमें जान भर गया। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, जो आज साहिबे मसनद हैं, कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल यहां की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। कोरोना ने एक अजीज शायर को हमसे छीन लिया। राहत इंदौरी को याद किया जाता रहेगा। जब आप भूल जाएंगे तो उनका कोई शेर कहीं से चला आएगा, आपको हंसा जाएगा, गुदगुदा जाएगा और जोश से भर जाएगा। उनके निधन की खबर आते ही ऐसे ही अनगिनत शेर व्हाट्सएप की दुनिया में बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगे। ये किसी शायर की ताकत है, उसका इकबाल हमेशा बुलंद रहता है। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम, क्या क्या है। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उनकी पहचान से क्या, उनकी शायरी से कोई हिंदुस्तान अलग नहीं कर सकता है। मैं अंधेरे से बचा लाया था अपने आप को, मेरा दुख यह है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए। जिन जमीनों के कबाले हैं मेरे पुरखों के नाम, उन जमीनों पर मेरी जान के लाले पड़ गए। हम राहत इंदौरी साहब को याद कर रहे हैं। उनका निधन हो गया है। अपनी शायरी से सियासत को सामने से जवाब देने वाले शायर थे। बेखौफ जवाब दिया, वे चैलेंजर थे। अपनी शायरी से महफिलों को एक मकसद दे गए। मुशायरों की दुनिया आज वीरान हुई है। ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है, मैं आ गया हूं बता इंतजाम क्या क्या है। रिफतुल्लाह कुरैशी के मजले बेटे ने ख्वाब बुनना शुरू कर दिए थे। हालात ठीक नहीं थे, गुर्बत थी, तंग रास्ते थे, पर ख्वाब थे। पसीना था, मेहनत थी, लगन थी। उर्दू के कई अखबार रिसाले घर आया करते थे। बस यहीं से
राहत कुरैशी का राहत इंदौरी करवट लेने लगा। मुझे बहुत सी जो चीज़ें बचपन की याद रही हैं, उनमें वो मकानात भी मुझे आज भी याद हैं कि जब मैं ज़मीन पर सोता था तो आसमान मेरी छप्पर से कहीं कहीं पेवन उसके नज़र आते थे। तो मैंने ये इस तरीके की ज़िंदगी गुजारी थी अपने बचपन में। कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। दिलचस्पी चूंकि मेरी लिखने पढ़ने में शुरू से बचपन से रही थी, तो वो मेरी दिलचस्पी का सामान था। तो मैं फिर चारों तरफ देखना ही मैंने बंद कर दिया। अलबत्ता मेरी जो पहला शौक़ था पेंटिंग का, वो मैंने जारी रखा था। पेंटिंग कमर्शियल करता था, मेरा बिजनेस बन चुका था उस ज़माने में। असल में शायरी और पेंटिंग मैं समझता हूँ ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। किसी की एक लाइन है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, तो मेरे अंदर भी वो दोनों एक साथ पल रहे थे और एक साथ परवरिश पा रहे थे। तो ये दोनों एक साथ पल रहे थे और ये दोनों बरसों तक साथ रहे और बड़ा समझौता रहा, बड़ा कॉम्बिनेशन रहा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे शायर ने ऐलान कर दिया कि मैं हूँ, अकेला मैं हूँ, और इस जिस्म पर, इस दिमाग पर, इस सोच पर सिर्फ मेरा हक है। हिंदुस्तान के जो टॉपर्स थे, बड़े शायर थे, वहाँ मैंने उनके बीच मुशायरा पढ़ा। उस ज़माने में मेरे परिचय में, मेरे तारुफ में सिर्फ इतना कहा कि लीजिए सुनिए जनाबे राहत को। से पूछो क्या गदल मांगती है कितना लहू, सब समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। मुझे कोई ना पहचानता था ना जानता था, लेकिन मेरा शेर जरूर था मेरे पास, जो मैंने सुनाया और लोगों के दिलों में घर कर गया, लोगों ने पसंद किया। और वहीं से फिर लोगों से मेरी सलाम दुआ हुई और धीरे धीरे सफर शुरू हो। और अब हम चलेंगे दूसरी खबर की तरफ फैज़ान मुस्तफ़ा से बात करने के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के मामले में एक स्पष्टता दी है। 3 जजों की बेंच ने कहा है कि सितंबर 2005 से पहले, 9 सितंबर 2005 को इस कानून के वजूद में आने से पहले जिन बेटियों के पिता जीवित नहीं थे, उन बेटियों का भी हक होगा पिता की संपत्ति में। तो इन सारे कानून के इस फैसले के जद में आने वाले तमाम पहलुओं के बारे में हम फैज़ान साहब से बात कर रहे हैं। चूँकि बात शुरू से हो तो अंजाम तक पहुंचकर आप ठीक से समझ पाएंगे कि क्या बात है। तो फैज़ान साहब, हम आपसे पहला सवाल यही करना चाहते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की शुरुआत का क्या आप संक्षिप्त इतिहास बता सकते हैं? रवीश, किसी भी लॉ में जो रिफॉर्म होता है वो एक दिन में नहीं होता, तो बहुत समय लगा है इस रिफॉर्म में। देखिए, हिंदू कोड बिल को लाने के लिए 1941 में तो कमेटी बन गई थी अंडर M.N. रॉय, जो कि एडवाइजर थे संविधान सभा के भी। और 41 से लेके फिर जब 49 में ये लॉ इंट्रोड्यूस होगा तो उसमें बहुत ज्यादा हंगामा होगा, बहुत ज्यादा उसका विरोध किया जाएगा। विरोध करने में आरएसएस, हिंदू महासभा, धर्म महामंडल, अखिल भारतीय धर्म संघ, यानी आरएसएस ने तो सिर्फ दिल्ली में 1949 में 79 पब्लिक मीटिंग्स की थी। और यहां तक कहा गया कि ये जो हिंदू कोड बिल है ये एटम बम है हिंदुओं के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि भाई हिंदू कोड बिल के बजाय यूनिफॉर्म सिविल कोड आनी चाहिए, जो मैं समझता हूं सही डिमांड थी। और कांग्रेस के अंदर से बहुत अपोजिशन थी। मैं आपको बताऊं कि वल्लभ भाई पटेल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसके विरुद्ध थे। पट्टा भाई सीता किस बात के विरोध थे, अगर लोग जानना चाहें, वो किस बात का आरएसएस विरोध कर रही थी? पटेल विरोध कर रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अलग लाइन मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या चीज पे विरोध था। ये हमेशा जो राइट होता है रवीश, किसी भी देश में वो रिफॉर्म के विरुद्ध होता है, चाहे मुस्लिम राइट हो, चाहे क्रिश्चियन राइट हो, चाहे हिंदू राइट हो। जो लेफ्ट होता है वो बहुत प्रोग्रेसिव होता है, और बीच वाले लोग जो है, जो नेहरू जिस तरह से थे, वो कुछ कुछ रिफॉर्म चाहते हैं। कुछ कुछ लोगों जो कंजर्वेटिव्स हैं उनका दिल रखने के लिए कुछ चीजें छोड़ देते हैं। इसीलिए हिंदू कोड बिल में भी पूरा रिफॉर्म नहीं हुआ। लेकिन मैं जरा अपनी बात पूरी कर लूं तो पटेल थे,
पट्टाभाई सीतारामैया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, मिस्टर अयंगर स्पीकर थे संविधान सभा के। आपको मालूम है कि संविधान सभा जो है वही 1952 तक भारत की पहली पार्लियामेंट भी रहेगी। मदन मोहन मालवीय, कैलाश नाथ काटजू, पॉलीगेमी तक को अपोज किया जा रहा था। कल्याण जो कि गीता प्रेस की मैगजीन है, उसमें बहुत आर्टिकल रवीश आए पॉलीगेमी के खिलाफ। इसमें लड़कियों को कोई भी इनहेरिटेंस में राइट देने के विरुद्ध बहुत से आर्टिकल आए। अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बना 1949 में, ऑल इंडिया एंटी हिंदू कोड बिल कमेटी, और इसके अध्यक्ष थे स्वामी करपत्री महाराज। और इन्होंने अंबेडकर की लो कॉस्ट को इशू बनाया। उन्होंने कहा ये बदला ले रहे हैं हमसे। और याज्ञवल्क्य को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि भाई, अगर पॉलीगेमी को जस्टिफाई करते हुए कि अगर किसी की बीवी हैबिचुअल ड्रंकार्ड है या कंफर्म इनवैलिड है, कनिंग है या बैरन है, स्पेंड थ्रिफ्ट है, बहुत फजूल खर्च है, या बिटर टंग्ड है, बोलती बहुत ज्यादा है, या सिर्फ उसके बेटियां हुई हैं, बेटे नहीं हुए, तो हस्बैंड को ये राइट है कि उसके रहते हुए दूसरी शादी कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हो रहा था। आप सोचिए 1949 में जब पहले हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस होगा, अंबेडकर लॉ मिनिस्टर हैं, 23 लोगों ने, 24 लोग बोले हैं और उनमें से 23 लोगों ने संसद में इसका विरोध किया। सितंबर 15, 1951 को देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने थ्रेट किया कि मैं या तो बिल को वापस कर दूंगा या वीटो करूंगा। और आपको मालूम है अभी 42वां संशोधन नहीं हुआ है कि अगर कैबिनेट रिकंसीडर करके भेजेगी तो राष्ट्रपति बाध्य होगा। तो ये जो हमारे हिंदू लॉ में रिफॉर्म हुआ, पहले आप लड़कियों के बारे में समझ लें। जो क्लासिकल हिंदू लॉ था वो लड़कियों को शेयर नहीं देता था प्रॉपर्टी में। सारी प्रॉपर्टी जो थी वो दी जाती थी बेटों को। तो एक इसमें ये चेंज हुआ 1955 में जब ये हिंदू सक्सेशन एक्ट बनेगा। और देखिए ये हिंदू कोड बिल एक बार में नहीं बन पाया, अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद जो नए लॉ मिनिस्टर बने, उन्होंने, मिस्टर विश्वास थे शायद, लोगों को समझाने के लिए कर दिया कि देखो हम कोई बड़ा चेंज नहीं कर रहे हैं, ये वही हमारा एंशिएंट हिंदू लॉ है जिसे हम ला रहे हैं। तो जब भी रिफॉर्म होता है, कंजर्वेटिव लॉबी को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कुछ चीजें छोड़ी जाती हैं। तो यहां पे उसके कई टुकड़े करने पड़े, यानी हिंदू एडॉप्शन एंड गार्डियनशिप एक्ट अलग बना, हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग बना, और हिंदू मैरिज एक्ट अलग बना। यह भी अपने आप में कंप्रोमाइज था। तो अब जब ये लॉ बन रहा है 1955 में, तो अभी ये लड़कियों को जो पैतृक प्रॉपर्टी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, उसमें अभी शेयर नहीं दे रहा है। अभी ये शेयर दे रहा है जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, यानी लड़की के पिता ने जो अपने आप कोई नौकरी की, कोई बिजनेस किया अलग से, और उस बिजनेस से उसने कोई जायदाद छोड़ी है, तो उसको ये मिलेगा। रवीश, आज भी इतना चेंज हो जाने के बाद भी हमारे यहां जो लड़कियों की ओनरशिप है प्रॉपर्टी की, वो बहुत कम है। अगर आप लैंडेड प्रॉपर्टी में देखेंगे तो 87% विमेन जो हैं वो कोई प्रॉपर्टी भारत में ओन नहीं करती, जबकि ये लॉ में चेंज हो गया। उसके अलावा कई लॉज बने कि साहब रजिस्ट्रेशन अगर औरत के नाम होगा तो रजिस्ट्रेशन की फीस कम होगी। तो जहां उनके नाम में भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती हैं, उस सब पे मर्दों का कब्जा है। तो मैं समझता हूं आज जस्टिस अरुण मिश्रा जी का जो ये जजमेंट है, ये बड़ा वेलकम जजमेंट है कि अब उन्होंने ये बात कही कि जो लड़कियां हैं उनको भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के अलावा जो फैमिली की पैतृक प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है हिंदू जॉइंट फैमिली की, उसमें भी शेयर मिलेगा। और इसका क्रेडिट भी यूपीए को जाता है कि यूपीए सरकार 2005 में यह संशोधन लाई थी। उसके बाद इस पे बड़ी डिबेट हुई रवीश, कई केसेस हुए। एक फेमस केस हुआ 2016 में प्रकाश वर्सेस फुलवती का। मुद्दा यह था कि किस लड़की को ये 2005 के लॉ के तहत हिंदू जॉइंट फैमिली में शेयर मिलेगा। तो कुछ कोर्ट्स ने, जैसे 2016 की इस कोर्ट ने ये जजमेंट लिया कि लड़की और लड़की के बाप जो दोनों को पार्टनर अब बन गए 9 सितंबर 2005 को, वो दोनों जिंदा होने चाहिए उस डेट को, 9 सितंबर को। यानी अगर जिस दिन ये लॉ जो है इन्फोर्स हो रहा है
उस दिन अगर बाप मर चुका है तो बेटी को शेयर नहीं मिलेगा। और यही प्रकाश वर्सेस फुलवती का केस था कि ये लड़की जो कर्नाटका हाई कोर्ट से जीत के आई थी, उसने कहा था मुझे 1/8 मिलना चाहिए, उसको भाइयों ने 127 दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि हम इस लॉ की कोई रिट्रोस्पेक्टिव ऑपरेशन नहीं करेंगे, यानी उसे बैक डेट से इन्फोर्स नहीं करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजमेंट्स हैं कि सोशल वेलफेयर लॉस को पुरानी डेट से भी इन्फोर्स कर दिया जाता है। फिर जस्टिस A.K. सीकरी ने 2018 में एक जजमेंट दिया और उन्होंने ये कहा कि जो 2005 का संशोधन है वो ये कहता है कि जो कोपार्सनर की बेटी है वो बर्थ से बेटे ही की तरह इन द सेम मैनर प्रॉपर्टी की हकदार होगी। तो अब दो कंट्राडिक्टरी जजमेंट हो गए हैं। एक जजमेंट जस्टिस दवे और जस्टिस गोयल का है 2016 का, प्रकाश वर्सेस फुलवती। आपको मालूम है इसी केस की वजह से 3 तलाक का केस शुरू हुआ, क्योंकि वो कैसे? इसमें तो उन्होंने हिंदू लड़की जो कर्नाटका से आई थी उसको तो जस्टिस नहीं मिला, लेकिन उसी जजमेंट में लिख दिया जज साहब ने सेकंड पार्ट, और उन्होंने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बहुत औरतों के विरुद्ध है, इसलिए हम कोर्ट की रजिस्ट्री को यह आदेश देते हैं कि एक PIL इसमें फाइल की जाए। और वो जो वकील थे शायरा बानो के, वो पहले से वहां मौजूद थे, उनके पास केस ऑलरेडी रेडी था और वो शायरा बानो का केस जो था वो फाइल हो गया। तो उस केस में हिंदू वेमेन को जस्टिस नहीं मिला, लेकिन मुस्लिम वेमेन को जस्टिस मिलने की शुरुआत इस तरीके से हो गई। लेकिन अब 2 तरह के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हो गए। एक जजमेंट ये कह रहा है कि बेटी अगर पहले पैदा हो गई और बाप उसका मर गया 9 सितंबर 2005 तक, तो उसको शेयर नहीं दिया जाएगा। बाप भी जिंदा हो और बेटी भी जिंदा हो। अभी पूरा जजमेंट नहीं आया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं वो शायद जस्टिस A.K. सीकरी से एग्री कर रहे हैं इस मैटर में। और अगर ऐसा है, जजमेंट देखने के बाद सही पता चलता है, तब मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ा जेंडर जस्टिस की तरफ कदम होगा। पर फैजान साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक वाले मामले की वहाँ से शुरुआत हो जाती है और यहाँ हक नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा और पीछे ले जाना चाहता हूँ। चूँकि आपने हिंदू कोड बिल से अपनी बात की शुरुआत की, उस समय हम औरतों को भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी दे रहे थे, सार्वभौमिक मताधिकार दे रहे थे और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर रहे थे, लेकिन संपत्ति के मामले में अधिकार नहीं दे रहे थे। और उस वक्त जो आपने बताया कि RSS या कई तरह के हिंदू संगठन, कल्याण पत्रिका, ये सब खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं कि औरतों को संपत्ति में अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इस तरह के जो संगठन थे, उनका उस बहस में क्या रोल था? देखिए, और कोई था ऐसा जो कह रहा था, जो जिद कर रहा था कि हाँ उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, और सबसे ज्यादा आलोचनाओं को सह रहा था उस वक्त? देखिए, अंबेडकर चाहते थे कि सबको अधिकार मिले, लेकिन पोजीशन ये ली गई कि पहले मेजॉरिटी कम्युनिटी का लॉ रिफॉर्म कर दें। जैसे मुस्लिम देशों की एग्जाम्पल बार बार दी गई है 3 तलाक के मामले में भी। रविश, ये आसान होता है कि आप पहले मेजॉरिटी का लॉ रिफॉर्म करें, कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा। तो नेहरू का ख्याल ये था कि फेजेस में चलें। हिंदू लॉ के बारे में देखिए, एक कमेटी 1941 से बनी हुई थी, उसकी रिपोर्ट आ गई थी। हिंदू लॉ में बिल्कुल शेयर नहीं था फीमेल का, उसमें रिफॉर्म की ज्यादा जरूरत थी, तो वो कर दिया गया। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक ब्लंडर था नेहरू का। अगर उसी झटके में मुस्लिम लॉ भी रिफॉर्म हो जाता, तो जो बाद में एक माइनॉरिटी अपीजमेंट का इल्जाम कांग्रेस पे लगा, वो इल्जाम नहीं लगता। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है फैजान साहब कि बैक डेट से, यानी 9 सितंबर 2005 के पहले भी अगर पिता की मृत्यु हो गई है और संपत्ति का बंटवारा हो चुका है, तो क्या कोई महिला बेटी जो आज है और उसे कुछ भी नहीं मिला है, तो क्या वो लौटकर अपना हक मांग सकती है उस संपत्ति में से? मैं इसीलिए कह रहा हूं रवीश कि ये जजमेंट पढ़ना जरूरी होगा। प्रेस रिपोर्ट्स के बेसिस पे मेरे लिए कहना मुश्किल है। उसकी वजह यह है
कि जैसे उसका पिता मर गया 9 सितंबर 2005 से पहले, तो जो बचे हुए को पार्टनर थे, यानी उसके भाई थे या उसके चचा थे या उसके दादा थे, उन सब में प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई। अब वो को पार्टनर हैं। अब 2005 को उनमें से किसी को पार्टनर की बेटी को नहीं मिल रही है बात। अब बात ये हम कर रहे हैं जिसका पिता पहले मर चुका है। तो जब प्रॉपर्टी वेस्ट हो गई किसी को पार्टनर में जिसमें ये बेटी शामिल नहीं होगी, तो क्या आज वो डीवेस्ट होगी प्रॉपर्टी? ये एक बहुत माइनर लीगल इशू है। जब तक जजमेंट को पूरा नहीं पढ़ा जाए इसका उत्तर देना मुनासिब नहीं होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि 2005 के इस कानून के बाद से जो बंटवारा हुआ होगा, क्या वो सही तरीके से हो रहा होगा, या फिर जानने का आधार क्या है हमारे पास, या फिर वही सामाजिक पारिवारिक दांव पे चलते होंगे कि हमने दहेज में इतना खर्च किया, शादी में इतना खर्च किया, कुछ और तरीके से ले लो, भाइयों में तनाव हो जाएगा, जमीन पर दावा छोड़ दो। तो ये जो पूरा मूल आधार था कि औरतों को संपत्ति मिले जिससे वो अपनी प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकें, लोन ले सकें, बिजनेस कर सकें, और उनके खिलाफ जो होने वाली हिंसा है उसमें कमी आ सके, इन सब चीजों का क्या रिकॉर्ड रहा फिर समाज में? इसके जानने का कोई आधार है हमारे पास? रविश, ऐसी कुछ रिसर्चेस हुई हैं जिन्होंने फीमेल ओनरशिप प्रॉपर्टी की देखी है, और उसमें जितनी ओनरशिप उनकी होनी चाहिए उससे 1/10 या 1/15 है आज। इसका मतलब क्या है कि हिंदू कोड बिल में एक और लॉ, जिसमें हम इसी लॉ की बात कर रहे हैं, हिंदू सक्सेशन एक्ट की जो आज जजमेंट है, ये सेक्शन 6 है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में ही एक पावर दी हुई है कि वसीयत कर सकता है। तो विल करके फादर अपनी प्रॉपर्टी जिसको चाहे दे दें। तो आम तौर से जो विल करते हैं फादर्स, वो बेटों को दे देते हैं प्रॉपर्टी, और बेटी से ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि तुमको जो दहेज दे दिया वो ही तुम्हारा शेयर था, और अब अगर तुम प्रॉपर्टी मांगोगी तो भाइयों से तुम्हारा रिश्ता टूटेगा, मैका तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ये एक जो इसमें कमी है कि विल करने की पावर जो है फादर की, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मुस्लिम लॉ में अगर आप देखेंगे तो कोई भी पिता जो है वो अपने किसी भी वारिस यानी अपने बेटे या बेटी के फेवर में वसीयत तभी कर सकता है जब उसके और बेटा बेटी उस पर राजी हों, और वसीयत में 1/3 से ज्यादा की प्रॉपर्टी नहीं दे सकता। तो मैं ये समझता हूं कि अभी आगे कुछ रिफॉर्म्स होंगे तो शायद ये जो एब्सोल्यूट पावर दी हुई है, टेस्टामेंट्री पावर, जिससे वो एक्सक्लूड कर सकता है, यानी आप देखिए कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी पे भी वो लागू है, और वो जो अपना शेयर हिंदू ज्वाइंट फैमिली में है, समझिए मैं एक हिंदू हूं और मैं अपनी बेटी को डिनाई करना चाहता हूं प्रॉपर्टी, तो मैं अपनी वसीयत से अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो है उसमें भी कहता हूं कि बेटे को सब कुछ मिले, और ये कह दूं कि जो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में मेरा शेयर होगा वो मैं अपने बेटे को दे रहा हूं। तो इस तरीके से बेटियों के साथ जो ज्यादती हो जा रही है या प्रॉपर्टी नहीं मिलती, वो वसीयत के कानून की वजह से हो जाती है। तो आप चाहते हैं कि किसी भी मजहब के लिए ये कानून बदल जाए और बेटा बेटी दोनों में बराबर की हिस्सेदारी हो, मतलब किसी का ये सुप्रीम पावर ना हो कि पिता अपना स्टैंड ले ले और कहे कि हम बेटी को नहीं देंगे। रविश, देखिए मैं क्योंकि संविधान पढ़ाता हूं तो संविधान जाहिर है कि समानता के अधिकार की तरफ उसका रुझान होता है, लेकिन मैंने बार बार कहा है कि हम लोग जो है हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र होता है, सुप्रीम कोर्ट के बहुत से जजमेंट्स में भी उसका जिक्र आ गया, कई जगह गैर जरूरी तौर पे भी आ गया। देखिए लॉ की यूनिफॉर्मिटी, रवीश, मैंने कई बार इस पे आर्टिकल लिखा है कि यूनिफॉर्मिटी के एक लॉ हो ये अपने आप में बहुत अच्छी चीज नहीं है। जस्ट हो लॉ, अगर आप अलग अलग लॉ भी बनाना चाहते हैं तो वो लॉ जस्ट होना चाहिए, और जस्ट लॉ वो होगा जिसमें समानता होगी, जिसमें दोनों सेक्सेस के लिए बराबर के राइट्स होंगे। आप देखिए ये जो हिंदू कोड बिल बना था तो हिंदू कंजर्वेटिव्स को समझाने के लिए यही कह दिया गया कि जो आपके धर्मशास्त्र में लॉ था वही है, थोड़ा बहुत हमने चेंज कर दिया है, जबकि ऐसा था नहीं, उसमें बहुत मेजर चेंजेस किए गए थे, लेकिन उन्हें पैसिफाई करने के लिए कर दिया गया, बहुत सी कस्टम्स छोड़ दी गई। अब जब रिफॉर्म होगा तो उसमें जैसे कन्यादान वाला मामला है कि कई जगह जो है
लोग दूसरी शादी कर ले रहे हैं, उनके फोटो हैं, स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज रजिस्टर्ड है, लेकिन वो उनको दूसरी बीवी रखने पर सजा नहीं होती क्योंकि उसमें कन्यादान नहीं हुआ, तो वो मैरिज वैलिड नहीं है। तो हिंदू लॉ भी पूरी तरह रवीश रिफॉर्म नहीं हुआ है अभी, और ना होना चाहिए, क्योंकि रिफॉर्म की प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है। उसमें कुछ चेंजेस 2005 में हुए, कुछ चेंजेस आज आगे भी होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक आईएएस ऑफिसर है, हस्बैंड और वाइफ भी आईएएस ऑफिसर है, उनके कोई बच्चा नहीं है। अब अगर हस्बैंड की डेथ होती है तो हस्बैंड की सारी प्रॉपर्टी उसके पेरेंट्स को जाती है। अब ये जो बहू है, ये भी आईएएस ऑफिसर है, इसकी डेथ होती है तो इसकी प्रॉपर्टी इसके पेरेंट्स को जाने के बजाय हस्बैंड के पेरेंट्स यानी सास ससुर को चली जाती है। तो जब नेक्स्ट राउंड ऑफ रिफॉर्म्स हो, उसमें उसको लड़की के पेरेंट्स को जाना चाहिए, ताकि एक बराबरी आए इस तरह से। तो आप कह रहे हैं कि रिफॉर्म धीरे धीरे पूरे बहस के बाद एक एक कदम बढ़ा बढ़ा कर आना चाहिए। मैंने बार बार पर ये जो फैसला है कि तो क्या ये एक तरह से जो पितृसत्तात्मक परिवार है, परिवार के मुखिया तो इस खबर के समय टीवी ही बंद कर देंगे। आप जो समझा रहे हैं कि लड़कियों को जमीन में और संपत्ति में अधिकार मिलेगा, वो कहेंगे चलो चैनल बदलो और वहां पर चलते हैं जहां पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भावनात्मक बहस हो रही है। ये हो चुका है रवीश। जब पिछली यूपीए 2 सरकार थी तो एक प्रपोजल ये आया कि जो वाइफ है उसको शेयर हो जाएगा सैलरी में, और इस तरह का लॉ लाया जाएगा। दरअसल 2012 में एक मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने गया और उसमें यह देखा गया कि जो हमारी माएं और बहनें घरों पे काम करती हैं, डोमेस्टिक वर्क, अपने घर का काम कर रही हैं, वो काम नहीं माना जाता, वर्क नहीं माना जाता लेबर लॉ के हिसाब से। उसको हम ये नहीं मानते कि वो नेशनल जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, उसको कंट्रीब्यूट करता है, बल्कि उस काम को प्रोस्टिट्यूट्स और बेगर्स के साथ जोड़ दिया गया था। जस्टिस गांगुली बेंच पे थे, बड़े शॉक हुए इस बात पे। फिर ये लॉ आया तो उस पर बहुत हंगामा हो गया। मुझे याद है कि किसी फेमस फिल्म एक्ट्रेस ने टीवी पे इंटरव्यू दिया, उसने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी बना के पैसे खर्च करके बेटे को घर दिया कि कोई उससे शादी कर ले और उसके बाद डिवोर्स हो जाए और फिर उस बीवी का इस घर पे। लॉ का प्रपोजल ये था कि आपकी जितनी भी मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी है वो आधी आधी डिवाइड होगी, और वो लॉ हम अभी तक नहीं बना पाए। ये बातचीत जारी है, ब्रेक के अगले हिस्से में भी रहेगी जारी, और हम वहां भी फैजान साहब से इस बातचीत को जारी रखेंगे। फैजान साहब, एक सवाल ये भी है कि इसकी जागरूकता कैसे हो। क्या मुझे तो लग रहा था कि इसे पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए कि बेटियों को संपत्ति में किस तरह का अधिकार मिले, और जहां भी फौरी तौर पे कि जो विमेंस कॉलेज हैं, लड़कियों के स्कूल हैं, वहां पर बाकायदा चार्टर बोर्ड में लगाकर टांग दिया जाए कि कानूनन आपके पास ये अधिकार हैं, एक बेटी के तौर पर और एक महिला नागरिक के तौर पर। और दूसरा ये कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कराया जाए। रवीश, नई एजुकेशन पॉलिसी में कई सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं लेकिन जेंडर स्टडीज का नाम नहीं है। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। हमें एक अवेयरनेस जरूर पैदा करनी चाहिए लड़कियों में कि उनके अधिकार क्या हैं, और उनसे ज्यादा लड़कों में भी ये अवेयरनेस आनी चाहिए। मैं समझता हूं कि लॉ जो अब हम ये पढ़ाते हैं 12th के बाद, गो के यूपीए के दौरान लास्ट में 12th में भी लीगल स्टडीज का एक कोई इलेक्टिव पेपर शुरू हो गया। हमें शुरू से लॉ को पढ़ाना चाहिए कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में, ताकि लोग अपने राइट्स के एंटाइटलमेंट को समझें। ये अच्छी बात है कि कर्तव्य पे और फंडामेंटल ड्यूटीज पे फोकस है, लेकिन अगर हम एक लिबरल डेमोक्रेसी हैं तो उसमें हमारे मौलिक अधिकार और बाकी सारे अधिकार हैं, उसकी जानकारी सारे देश को जरूर होनी चाहिए। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में पहल की थी और ये कहा था कि संविधान जो है वो देश के गांव-गांव लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं समझता हूं उस मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। फैजान साहब, चलते चलते एक सार रूप में बता दें कि इस फैसले से हिंदू औरतों को एक बड़ा अधिकार मिल रहा है। मतलब
नहीं ये बड़ी बात। देखिए, ये माँ बाप खुश हो जाएंगे कि ऐसा कानूनी अधिकार मिला है कि बेटियों को भी वो संपत्ति दे सकें। नहीं रवीश, ये फैसला जो है ये कोई उस मामले में उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अधिकार तो यूपीए सरकार ने 2005 में दे दिया। उसके इंटरप्रिटेशन में कोर्ट ने ये कहा कि हम तभी ये अधिकार देंगे जब बाप और बेटी दोनों 9 सितंबर 2005 को जिंदा हों। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सटेंड किया है कि अगर बाप मर भी गया है 2005 से पहले, अगर बेटी पैदा हो गई है तो वो बेटी जो है वो अपने भाई की तरह, क्योंकि जो सेक्शन 6 में लिखा है कि डॉटर ऑफ द को पार्टनर ऑन बर्थ इन द सेम मैनर एज सन ऑफ द को पार्टनर, उसको राइट होगा। तो ये इस एक्सप्रेशन जो सेक्शन 6 में आया है उसकी व्याख्या आई है, लेकिन ये राइट तो 2005 से हिंदू औरतों को मिल गया है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। एक चीज मैं आपको बता दूं, हमने देश के संविधान आने के बाद बहुत से राज्यों में जो रिफॉर्म किए, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म, उनमें रवीश आपको जान के ताज्जुब होगा कि कई राज्यों में औरतों को जो काश्त की जमीन है, खेती की जमीन, उनमें आधा छोड़ दीजिए, कोई हक नहीं दिया। और हमने ये कहा कि लैंड के बंटवारे से जो है वो होल्डिंग कम हो जाएगी, छोटे छोटे खेत हो जाएंगे। तो और उन सारे लॉस को 9 शेड्यूल में डाल दिया ताकि उनकी संवैधानिकता को भी चैलेंज ना किया जाए। तो अगर आप एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की ओनरशिप देखेंगे तो वहां बहुत औरतों के साथ ज्यादती हो चुकी है। तो उम्मीद है कि कम से कम इसी बहाने, इस फैसले के बहाने, इसकी व्याख्या के बहाने उस पुराने 2005 के कानून के बारे में चर्चा तो हुई, और इस तरह से बेटियों में, महिलाओं में जागरूकता होनी चाहिए। पिताओं को ही घर घर में बताना चाहिए कि तुम्हारे पास ये अधिकार है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान साहब इस पूरी बातचीत के लिए, शुरू से लेकर एक यहाँ तक ले आने के लिए। तो अच्छा है कि कई बार पर्सपेक्टिव मिल जाता है और संदर्भ भी बन जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।